नमस्कार साथियों, आज मैं अलंकार पार्ट 6 लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो है 5 पार्ट में डाल चुकी हूँ। आज पार्ट 6 लेके आई हूँ, लेकिन पार्ट 6 बताने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, अलंकार पार्ट 6। आज का टॉपिक है, आज का शीर्षक है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यहाँ पर जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब परिभाषा को हम कैसे समझते हैं कि देखिए, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का, तो उपमेय और उपमान, अब आप कहेंगे ये उपमेय और उपमान क्या चीज़ है? तो ये तो मैं आपको उपमा अलंकार जब मैंने आपको बताया था मेरी 5th वीडियो में, तो वो उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता देती हूँ कि उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान क्या होता है जिससे की जाती है। जैसे स्त्री का मुख उपमेय हो गया। अब स्त्री का मुख कितना सुंदर है, उसकी तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो वो चंद्रमा क्या हो गया? वो उपमान हो गया। तो इस तरीके से उपमेय और उपमान होता है। लेकिन उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में उसके समान बताया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है, यानी कि उसमें एक रूपता होती है। यो स्त्री का मुख जो है, स्त्री का मुख रूपी चंद्रमा, ऐसे करके हम बता सकते हैं कि उसमें मतलब एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है। और उसमें क्या होता है? रूपक अलंकार में उपमेय जो है वो उपमान का रूप धारण कर लेता है। मतलब ये क्या है? इनमें भेद रहित आरोप होता है, ये उपमेय और उपमान का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब रूपक अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। जैसे रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। यहाँ पर क्या है? रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। तो राम का जो मुख है, यानी राम का इसमें मुख उपमेय चंद्रमा उपमान का अभेद आरोप किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसमें क्या है? देखिए, मुख उपमेय पर, यानी रामचंद्र का जो मुख है, राम का चंद्र यानी चंद्रमा, ठीक है ना, राम का मुख जो है उस पर किसका? उपमान का अभेद आरोप है, उनका मुख रूपी चंद्रमा। मतलब उसमें राम का जो मुख है वो चंद्रमा के मुख जैसा नहीं है। अगर जैसा होता तो वो उपमा अलंकार हो जाता। यहाँ पर उनका मुख ही क्या है? चंद्रमा है। इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के भेद। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। सांग रूपक अलंकार, निरंग रूपक अलंकार और पारंगपरित रूपक। ठीक है, तो सांग रूपक, देखिए यहाँ पर क्या है? सांग रूपक, सांग रूपक यानी सा अंग, यानी अंग सहित, जिसके अंग सहित है। ठीक है, यहाँ पर सांग रूपक होता है। निरंग रूपक में जहाँ पर उसका अंग नहीं होता। ठीक है, और पारंगरित जो होता है वह होता है कि जहाँ एक रूपक दूसरे रूपक पर आरोप का कारण बने। ठीक है, वहाँ पर पारंगपरित रूपक अलंकार होता है। अब ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर पहले तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन स्पष्ट कर दिया यहाँ पे, जहाँ उपमेय के सभी अंगों का आरोप हो। ठीक है, सभी अंगों का आरोप होता है। जैसे कि जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज मन, हर्षई लोचन भृंग। तो यहाँ पर क्या किया है? जैसे प्रातः काल में जो, जैसे हमें वो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, सूरज उग रहा है, दिवाकर, सरोज है, मधुप है, ये सब क्या है? ये सब उपमान है। ठीक है, और
यज्ञशाला के जो विविध रूप हैं जैसे कि धनुष है, मंच है, बालक है, संतजन है, लोचन है, ये सब उपमेय पर आरोप किया गया है। यानी कि जो उपमान है और जो वहां पर जिसकी तुलना उपमान से मतलब तुलना नहीं हो रही, यहाँ पर उनका क्या है, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उनका भेद रहित आरोप है। और इसमें कई उसके सारे अंगों का मतलब कई सारे उपमान एक साथ आ गए हैं और उपमेय जो है और कई सारे उपमान एक साथ आ गए हैं और सब में उनकी एक रूपता को प्रतिपादित किया गया है, इसीलिए वहां पर सांग रूपक अलंकार है। इसके बाद है निरंग रूपक अलंकार। तो यहाँ पर जहां उपमेय पर उपमान का आरोप अंग रहित होता है, यहाँ पर मतलब एक ही रहता है, मतलब इसमें ये नहीं है कि उसके हर कई सारे उपमान होते हैं और या बहुत सारे उपमेय होते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है। जैसे इसका मैं उदाहरण आपको बता देती हूँ, जैसे आपने सुना भी होगा चरण कमल बंदौ हरि राई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोप कर दिया है, लेकिन उनके अंगों पर नहीं, ठीक है ना, उनके अंगों पर नहीं, सीधे सीधे उनके चरण रूपी कमल बता दिए गए हैं, कमल रूपी चरण बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है परंपरित रूपक। तो यहाँ जहां एक रूपक दूसरे रूपक पर आरोप का कारण बने, ठीक है, इसमें क्या होता है, आरोप का कारण बन रहा है, वहां पर परंपरित रूपक अलंकार होता है। अब इसका मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम का नाम हाथ की वह सुंदर ताली है जिससे संशय रूपी विहग जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार होगा। अब मैंने यहाँ पर उपमा और रूपक में अंतर बताया है। अगर आपको रूपक और उपमा को अच्छे से समझना है, अगर आपने उपमा को अच्छे से समझ लिया तो आपको रूपक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मैं बता देती हूँ, देखो उपमा में उपमेय तथा उपमान में क्या रहता है, भेद रहता है। उपमा में उपमेय तथा उपमान का भेद रहता है। तो यहाँ पर इसमें समान बताते हैं, उसकी तुलना करते हैं, जबकि इसमें तुलना नहीं करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भेद ही नहीं रहता है, इसमें एक रूपता का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। और इसमें है उपमा में साधारण धन तथा वाचक शब्दों की व्याख्या की जाती है। ये आज जब आप उपमा अलंकार जब मेरी वीडियो 5th वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा मैंने साधारण धन भी बताया है, क्या होता है, वाचक शब्द भी बताया है, तो वहां पर आप जाके देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें तो व्याख्या की जाती है, लेकिन यहाँ पर साधारण धन और वाचक शब्दों की व्याख्या नहीं की जाती है। उपमा में दो वस्तुओं में सादृश्य स्थापित किया जाता है, मतलब एक जैसे दिखाई देने वाली चीजों को, मतलब उसमें क्या करें, तुलना कर देते हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उपमेय तथा उपमान में तादाद में स्थापित किया जाता है, एक जैसा, मतलब वो उनका आरोप ही कर दिया जाता है, मतलब उसमें कोई भेद ही नहीं बताया जाता है। और उपमा में उपमान और उपमेय की दूरी बनी रहती है, जैसे उपमेय है और उसकी तुलना हम किस करें, उपमान से करेंगे, तो यहाँ पर दूरी बनी रहेगी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उनका पार्थक्य मिट जाता है, मतलब कि वो अलग अलग जो भेद होते हैं ना वो मिट जाता है, वो एक जैसे बन जाते हैं। चरण कमल, चरण रूपी कमल, या कोई शशि, जैसे उपमा में तो शशि मुख, और तो चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पे होगा जो मुख रूपी जो है वो चंद्रमा रूपी मुख, इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रूपक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी जो आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।